प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम वर्ष भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भौतिक भूगोल में आज हम अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपक्षय की परिभाषा के बारे में जानते हैं। अपक्षय हम किसे कहते हैं? अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं के प्रभाव जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता प्रदान करती हैं, बशर्ते कि ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन न हो, अर्थात पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने अथवा रासायनिक वियोजन की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय के अंतर्गत दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। प्रथम भौतिक परिवर्तन, जिसके अंतर्गत ताप परिवर्तन, तुषार क्रिया तथा जीव जंतु द्वारा चट्टानों का विघटन होता है। द्वितीय प्रकार का परिवर्तन रासायनिक होता है, जिसके अंतर्गत जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जीवों द्वारा चट्टानों में वियोजन होता है। उपयुक्त कारक भौतिक, रासायनिक तथा जीव संबंधी एक साथ भी कार्य कर सकते हैं तथा अलग अलग भी। अपक्षय ताप, जल, वायु तथा प्राणियों का कार्य है, जिनके द्वारा यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों में अपने स्थान पर ही टूट फूट होती रहती है। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो इस प्रकार हैं। चट्टानों का संगठन तथा संरचना। क्योंकि अपक्षय का प्रमुख रूप चट्टान में विघटन तथा वियोजन है, अतः स्पष्ट है कि कमजोर तथा असंगठित चट्टानों में ये क्रियाएं आसानी से घटित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सैरंध्रपूर्ण तथा घुलनशील खनिजों वाली चट्टानों अर्थात चूना पत्थर, डोलोमाइट में रासायनिक अपक्षय शीघ्रता से संपन्न होता है। चट्टानों की परत की स्थिति का भी प्रभाव अपक्षय की सक्रियता पर पड़ता है। जिन्हें चट्टानों में इन परतों की स्थिति लंबवत या ऊर्ध्वाकार रूप में होती है, उनमें तापीय भिन्नता, तुषारपात, जल तथा हवा का प्रभाव शीघ्र होने लगता है। इसी प्रकार दूसरा जो प्रभाव है वो है स्थल के ढाल का स्वभाव। ढाल यांत्रिक अपक्षय तथा मुख्य रूप से अपक्षय से उत्पन्न चट्टान चूर्ण की सकने की सर्वाधिक नियंत्रित करता है। यदि किसी भी स्थान में चट्टानी भागों का ढाल खड़ा है तो यांत्रिक अपक्षय के कारण जरा भी विघटन होने से चट्टानों में ढीलापन आने से चट्टानों का शीघ्र टूट कर नीचे सरकना प्रारंभ हो जाता है। यदि अपक्षय से उत्पन्न सामग्री का शीघ्र स्थानांतरण हो जाता है तो अपक्षय की गति और अधिक प्रबल हो जाती है। इसके विपरीत सामान्य ढाल वाले भागों में अपक्षय तीव्र रूप में नहीं हो पाता है। इसके कई कारण हैं। प्रथम यह है कि सामान्य ढाल होने के कारण उत्पन्न सामग्री का स्थानांतरण नहीं हो पाता, और दूसरा यह है कि कम ढाल होने से चट्टानों का संगठन शीघ्रता से कमजोर नहीं हो पाता है। तीसरा कारण है अपक्षय को नियंत्रित करने वालों में जलवायु में विभिन्नता। यह एक कारक दो रूपों में प्रभाव डालता है। एक तो यह है कि भूपटल के विभिन्न भागों में जलवायु की भिन्नता के कारण अपक्षय में भिन्नता तथा उसकी सक्रियता में पर्याप्त अंतर मिलता है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र भागों में अत्यधिक जल के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। इन स्थानों में आर्द्रता तथा ताप की अधिकता के कारण सभी प्रकार के लवण के अपक्षालक कार्य घुलाकर बहाने की क्रिया को लीचिंग या अपक्षालन कहते हैं तथा घोलक कार्य अधिक सक्रिय होते हैं, जिस कारण धरातलीय भागों में रासायनिक अपक्षय द्वारा अपक्षालन तथा घोलन अधिक होता है। चौथा प्रभाव है वनस्पति का प्रभाव। किसी भी स्थान विशेष में वनस्पतियों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का अपक्षय के स्वभाव पर प्रभाव होता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वनस्पतियाँ आंशिक रूप में अपक्षय के कारक भी हैं तथा आंशिक रूप में उनके लिए अवरोधक भी हैं। वास्तव में वनस्पतियां अपनी जड़ों द्वारा चट्टानों को जकड़े रहती हैं, जिससे चट्टानों का संगठन अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार वनस्पतियों के आवरण से सूर्य ताप आदि का प्रभाव आवरण के नीचे वाली चट्टानों पर नहीं हो पाता है। इस प्रकार जिन भागों में वनस्पतियों की स्थिति होती है वहां पर अपक्षय सीमित होता है।
अपक्षय के प्रकार। अपक्षय को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। सर्वप्रथम लेते हैं हम भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। ये भौतिक या यांत्रिक अपक्षय जल, सूर्यताप, तुषार, वायु तथा दाब के द्वारा संपन्न होता है। दूसरा प्रकार का अपक्षय होता है रासायनिक कारकों के द्वारा होने वाला अपक्षय, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैसें प्रमुख कारक है। तीसरा प्रकार है अपक्षय का प्राणी वर्गीय या बायोलॉजिकल अपक्षय। इसमें वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होता है। विघटन तथा वियोजन में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अपक्षय का निम्न रूप से विभाजन किया जा सकता है। भौतिक अपक्षय, ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन, ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन, तुषार के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन, ताप तथा वायु के कारण अपदलन तथा दाब मुक्ति के कारण चट्टान का टूटना। इसी प्रकार रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत ऑक्सीकरण या ऑक्सीजनीकरण, दूसरा है कार्बोनेटीकरण या कार्बोनेशन, तीसरा है सिलिका का पृथक्कीकरण या डीसिलिकेशन, चौथा है जलयोजन या हाइड्रेशन। प्राणी वर्गीय अपक्षय के अंतर्गत वनस्पतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय तथा मानव द्वारा किया जाने वाला अपक्षय। चौथा है जैव रासायनिक अपक्षय, बायोकेमिकल वेदरिंग। यांत्रिक अपक्षय में सूर्यताप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों में विघटन होने की क्रिया को यांत्रिक अपक्षय कहा जाता है। जैसे कि ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में विघटन हो जाता है। इसी प्रकार ताप के कारण चट्टान छोटे छोटे कणों के रूप में विघटित हो जाती है। वर्षा के जल द्वारा चट्टानों का टूट टूट कर बिखरना, तुषार कणों द्वारा बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन होना, वायु तथा ताप द्वारा अपदलन, जैसे कि रेगिस्तानी, अर्ध रेगिस्तानी तथा मानसूनी प्रदेशों में ताप तथा वायु के सम्मिलित कार्य के द्वारा चट्टानों की परतों में सकेंद्रित परत अथवा क्षैतिज परतों का विलगाव होता है। इसे अपदलन या परतों का उखड़ना कहते हैं। यह क्रिया प्राय रवेदार चट्टानों में अधिक घटित होती है। उष्ण रेगिस्तानी भागों में ताप की भिन्नता के कारण अर्थात रात में कम ताप के कारण चट्टानों में संकुचन उत्पन्न होता है तथा दिन में अधिक ताप के कारण चट्टानों में फैलाव उत्पन्न होता है, जिससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। दाब मुक्ति तथा विघटन तथा अपदलन। कई आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों पृथ्वी के अंदर अन्य चट्टानों के नीचे दबी रहती हैं, जिस कारण उच्च दाब एवं ताप के कारण उनमें कणों की संरचना होती है। परंतु ऊपर की चट्टानों का जब अपरदन द्वारा लोप हो जाता है तो ये दबी चट्टानें ऊपर दृष्टिगत होती है। फलस्वरूप उनमें से दबाव हट जाता है। इस कारण चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं तथा विघटन एवं अपदलन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। चट्टान के ऊपरी भाग में चटकन लंबवत होती है। इसे चादरी विभाजन भी कहते हैं। रासायनिक अपक्षय। वायुमंडल के निचले भाग में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों तथा जलवाष्प की प्रधानता होती है, परंतु जब इनका सहयोग नमी या जल में नहीं होता है अर्थात जब तक ये शुष्क होती हैं तब तक अपक्षय की दृष्टि से ये तत्व क्रियाहीन होते हैं। परंतु जैसे ही इनका सहयोग जल से हो जाता है ये सक्रिय घोल के रूप में कार्य करती है। ऑक्सीकरण। वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल से होता है तो ताप जल से मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों में खनिजों पर होती है। इस कारण खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं, जिससे चट्टानों में वियोजन होने लगता है। ऑक्सीजन की इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जिन चट्टानों में लोहे के यौगिक अधिक होते हैं इनमें ऑक्सीकरण का प्रभाव अधिक होता है। आग्नेय चट्टानों में लोहा सल्फाइड तथा पाइराइट के रूप में पाया जाता है। इन पर ऑक्सीकरण के प्रभाव से प्राय जंग लग जाती है। कार्बोनेशन। जब यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जल से होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट बन जाते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। इन कार्बोनेटों के निर्माण के कारण चट्टानों के घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर जल के साथ हो लेते हैं। इसी क्रिया को कार्बोनेशन की क्रिया भी कहा जाता है। हाइड्रेशन या जल योजन। चट्टानों का
संपर्क जब जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिजों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है, अर्थात चट्टानों में जल सोख लेती हैं तथा उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। कभी कभी यह विस्तार प्रारंभिक आयतन से दोगुना हो जाता है। इस क्रिया से कभी कभी मौलिक चट्टान के वास्तविक आयतन में 88% तक विस्तार हो जाता है। सिलिका का पृथक्करण। अनेक चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जब जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका युक्त चट्टानों से सिलिका अलग हो जाती है तो उस क्रिया को सिलिका का पृथक्करण क्रिया के नाम से संबोधित किया गया है। प्राणी वर्गीय अपक्षय। वनस्पति तथा जीव जंतुओं द्वारा चट्टानों के विघटन तथा वियोजन में सहयोग प्रदान करते हैं, परंतु यह उल्लेखनीय है कि इनके सभी कार्य विनाशात्मक नहीं होते। जीव जंतु खासकर जो बिल बनाकर पृथ्वी के अंदर रहते हैं उनका काम निश्चय ही पृथ्वी की सतह पर खाद का काम करना होता है, परंतु वनस्पतियां यदि एक तरफ चट्टानों को अपनी जड़ों द्वारा कमजोर तथा पोली बनाती तो दूसरी तरफ उनमें संगठन मिलाती हैं। जीव जंतु द्वारा अपक्षय। पृथ्वी की ऊपरी पर मिट्टी में रहने वाले विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, बिल बनाने वाले जीव जो सहने परंतु लगातार धरातलीय चट्टानों में अपने विनाशात्मक कार्य अथवा बिल बनाने की खनन कार्य द्वारा उसी चट्टानों को ढीली तथा पोली बनाते रहते हैं, जैसे कुत्ते, दीमक, लोमड़ी, गीदड़, चींटी, चूहा आदि प्रमुख है। वनस्पतियों द्वारा अपक्षय। वनस्पतियों द्वारा अपक्षय दो रूपों में होता है। प्रथम यांत्रिक तथा द्वितीय रासायनिक। यांत्रिक अपक्षय में वृक्षों तथा झाड़ियों द्वारा छोटे छोटे पौधों की जड़ें पृथ्वी को अंदर प्रवेश करती हैं, जिस कारण चट्टानों की दरारें जिनमें इनकी जड़ों का प्रवेश होता है फैलने लगती हैं तथा तनाव कारण विघटन होता है और अपक्षय का निर्माण होता है। प्राय सभी प्रकार की वनस्पतियों की जड़ें चट्टानों में कुछ तत्वों को अंदर समाविष्ट कर लेती हैं, जिससे चट्टान कमजोर हो जाती है। वनस्पतियों की जड़ों द्वारा प्राय जलयुक्त बैक्टीरिया होते हैं जो कि चट्टानों की खनिजों को घुलाकर उससे अलग कर लेते हैं। मानव जनित अपक्षय। मनुष्य एक जैविक जंतु है, परंतु प्रौद्योगिक मानव के रूप में अपक्षय की प्राकृतिक क्रियाओं की दर को कई गुना अधिक या कम कर देने में समर्थ हो गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी मानव उत्पादन तथा अपक्षय का सर्वाधिक शक्तिशाली कारक बन गया है। मनुष्य की कतिपय आर्थिक क्रियाएं तथा खनिजों की प्राप्ति के लिए खनन कार्य, सड़क निर्माण, खनिजों के लिए डायनामाइट तथा पहाड़ियों को उड़ाना, औद्योगिक एवं निर्माणकारी कार्य के लिए आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति के लिए खनन करना आदि अपक्षय को प्रभावित करती है। जैव रासायनिक अपक्षय। जैविक पदार्थों, पौधों तथा जीव जंतु दोनों के द्वारा सेलों के विघटन तथा वियोजन अर्थात रासायनिक अपक्षय को जैव रासायनिक अपक्षय कहते हैं।